सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये नारा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सन सोपा का नारा, समाजवादियों का नारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के किस्से हम सामाजिक न्याय की पाठशाला में सुना रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और जानना चाहिए इस तथ्य को, डॉक्टर लोहिया खुद न ओबीसी थे, न इस बात से उनकी राजनीति पे कोई असर होना था। डॉक्टर लोहिया मिजाज से समाजवादी थे, इसलिए वो पिछड़े समुदाय की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भागीदारी को इस देश के राष्ट्र निर्माण की परियोजना का सबसे अहम हिस्सा मानते थे। यह बात भी दीगर है कि डॉक्टर लोहिया ओबीसी का एक बृहत्तर समूह रखते थे। वो शूद्र कहते थे ओबीसी को। हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के अपने लेख जाति प्रथा नाश क्यों और कैसे, इस लेख में डॉक्टर लोहिया 5 समुदायों को रेखांकित करते हैं: औरत, शूद्र, हरिजन, मुसलमान और आदिवासी। हरिजन शब्द का इस्तेमाल डॉक्टर लोहिया पर मोहनदास करमचंद गांधी के प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हरिजन शब्द को सख्त ऐतराज के तहत खारिज करते हैं। वे इसकी जगह पर डिप्रेस क्लास यानी दलित शब्द को प्रयोग करते हैं। डॉक्टर लोहिया के यहां जैसे हिंदुस्तान शब्द आपको कई जगह मिलेगा, संवैधानिक शब्द इंडिया दैट इज भारत है, वैसे ही वो हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मौजूदा बहुजन वंचित शोषित राजनीति हरिजन शब्द को खारिज करती है। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने उस लेख में जिन 5 समुदायों का जिक्र किया, उसमें दलित समुदाय के लिए उन्होंने हरिजन का प्रयोग किया, आदिवासी, मुसलमान, औरत और बचा शूद्र, यानी ओबीसी को वो शूद्र मानते थे। और इसलिए उनका राजनीतिक सामाजिक प्रश्न यह था कि जब तक इस पिछड़े वर्ग को इसकी भागीदारी नहीं मिलेगी, ऐतिहासिक रूप से इस समूह के साथ हुए भेदभाव के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मैं जिन चिट्ठियों का जिक्र कर रहा हूं वो ओबीसी समुदाय के बड़े नेताओं से जुड़ी हुई है। पहली चिट्ठी भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के आरएल चंद्रापुरी साहब की है। आरएल चंद्रापुरी सामाजिक न्याय की पाठशाला में इनके बारे में हम जल्दी ही विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ओबीसी समूह के नेताओं के साथ हुए पत्र व्यवहार को आपसे साझा करते हैं, और ये नई पीढ़ी के लिए मैं करना चाह रहा हूं ताकि वो समझें कि कैसे वैचारिक लड़ाई लड़ी गई है। ओबीसी समुदाय के नेताओं के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पत्र व्यवहार 1957 का है। पिछली वीडियो में अगर आपने सामाजिक न्याय की पाठशाला में देखा हो तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से 1955 और 56 में पत्र व्यवहार करते हैं। वे मिलना चाहते थे, वो एक होना चाहते थे, वो इस देश के वंचित शोषित आवाम को एक करके देश की राजनीति को एक नई दिशा देना चाहते थे। मगर अफसोस कि वो मुलाकात न हो सकी और वो सफर, वो सपना खतों तक ही महदूद रह गया। बाद के दिनों में वो पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं को एकजुट कर रहे थे। आरएल चंद्रापुरी साहब के साथ या ओबीसी समूह के और तमाम नेताओं, मिसाल के तौर पर चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण पेरियार रामास्वामी नायकर, दक्षिण भारत के बड़े नेता, इनसे पत्र व्यवहार डॉक्टर लोहिया का क्या हुआ, आज की वीडियो में इसको देखिएगा। पिछड़े समूहों को जोड़ने के सफर का आगाज तो लंबा है, लेकिन खत की बात करें तो राम लखन चंद्रापुरी यानी आरएल चंद्रापुरी साहब ने 15 जून 1957 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को एक खत लिखा। इस खत की शुरुआत में उन्होंने भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ को एक राजनीतिक दल के तहत भूमिका बढ़ाने की जानकारी दी, संगठन और चुनाव के बारे में बताया। दूसरे पैराग्राफ में बिहार चुनाव से लेकर बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली में अपनी राजनीतिक सक्रियता के बारे में जानकारी देते हैं और संघ के
काम को आगे बढ़ाने के बारे में राय रखते हैं। तीसरे पैरा में आर.एल. चंद्रापुरी डॉक्टर लोहिया को लिखते हैं, जब कांग्रेस और दूसरी तरफ से पिछड़े वर्गों के लोग ही अपने स्वार्थवश हिंदुस्तान में पिछड़े वर्गों की राजनीतिक पार्टी बनाने के काम में तोड़फोड़ शुरू करते हैं, तो वह मुझे बहुत कठिन प्रतीत होता है। जब मैं आपकी पुस्तकें पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि और किसी हिंदुस्तानी नेता की अपेक्षा मेरा मन आपके ज्यादा करीब है। कृपया कोई तारीख और जगह सूचित कीजिए जब मैं आपसे मिल सकूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लिखे इस खत में आप ओबीसी के लिए काम करने वाले आर.एल. चंद्रापुरी के जहनियत को, उनके मिशन आंदोलन को, उनके स्वप्न को महसूस कर सकते हैं। उत्तर भारत की ओबीसी राजनीति के बारे में सामान्य जानकारी रखने वाले लोग भी आर.एल. चंद्रापुरी की अहमियत से वाकिफ हैं। 30 अगस्त 1957 को आर.एल. चंद्रापुरी ने डॉक्टर लोहिया के नाम एक और लंबा खत लिखा। सिमुलतला में मैंने यह कहा था कि हिंदुस्तान के पिछड़े वर्गों के लिए तब तक एक अलग राजनीतिक पार्टी की जरूरत रहेगी जब तक व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के निर्माण में जाति वर्ण का प्रमुख हाथ रहेगा। यह मेरा और मेरे साथियों का भी विचार था। यह कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं मालूम होती कि देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां ऊपर से देखने में तो बड़ी आकर्षक और प्रगतिशील कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, लेकिन वस्तुतः वे अपने कार्यक्रम को असली रूप देने में पंगु हैं। मेरे विचार से हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों की पंगुता का कारण जाति प्रथा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की राजनीति सिद्धांतों का अर्थ ही विशिष्ट हो गया है। और इस खत के आखिरी पैराग्राफ में आर.एल. चंद्रापुरी ये बात कहते हैं कि भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का सोशलिस्ट पार्टी के साथ तालमेल और विलय में हम अपनी प्रदेश कमेटियों को लिख रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम इस देश की राजनीति को भारतीय संदर्भ में वहां ले चलें जहां से केवल दिखावा न रहे, लिबास न रहे, अपनी बुनियाद में ओबीसी एससी एसटी को जोड़कर आइडिया ऑफ इंडिया की नींव को मजबूत किया जाए। आर.एल. चंद्रापुरी ने पहले खत के बाद 30 अगस्त 1957 को एक दूसरा खत भी लिखा। उस दूसरे खत में भी आर.एल. चंद्रापुरी भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ को सोशलिस्ट पार्टी के साथ जोड़ने, विलय करने की अहमियत को, अपनी पिछली मुलाकात से आगे बढ़ी हुई बातचीत को लिखते हैं और इन दोनों खतों का जवाब डॉक्टर लोहिया देते हैं, जिसे बहुत गौर से सबको सुनना चाहिए, पहचानना चाहिए कि कौन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 4 सितंबर 1957 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आर.एल. चंद्रापुरी के नाम एक लंबा खत लिखा। प्रिय चंद्रापुरी, आपका पत्र मुझे आज ही मिला और आज ही मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। जिस तरह की खुशी आपसे दोनों बार मिलने में हुई, उसी तरह आपका पत्र पढ़ने पर भी खुशी हुई। आपकी राय सोशलिस्ट पार्टी के बारे में ठीक ही है। इसको पूरी तरह ठीक करने के लिए जरूरी है कि पिछड़ी जातियां भारी तादाद में सोशलिस्ट पार्टी में आएं और समाजवाद को न केवल एक आदर्श की तरह बल्कि एक दुखी आत्मा की पुकार की तरह भी बनाएं। ब्राह्मण बनिया राजनीति से मैं भी ऊब गया हूं। इस राजनीति ने मानो तय कर लिया है कि हर उसको यह राजनीति खत्म करेगी जो हिंदुस्तान के सभी 40 करोड़ को उठाना चाहता है। मुझे जनेऊधारियों से बैर नहीं, मैं तो उन्हें भी उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि वे तभी उठ सकते हैं जब शूद्र, हरिजन, औरतें और मुसलमान भी उठें। जनेऊधारी इस बात को समझते नहीं। वे समझते हैं कि पिछड़ी जाति उठेंगी तो वे बटेंगे। यह नासमझी खुराफात की जड़ है। मैं चाहूंगा कि आपके लोग भी इस विचारधारा को लेकर सोशलिस्ट पार्टी को सबल बनाएं। अभी संभव है कि उनमें से कुछ लोग जनेऊधारियों से बदला चुकाने या आगे बढ़ने की भावना से काम करते हों। ऐसा ठीक भी नहीं और संभव भी नहीं है। इस तरह की मनोवृत्ति लेकर शूद्रों में वे लोग आगे बढ़ेंगे जो दो मुहे हैं, अथवा चापलूसी करना जानते हैं, अथवा नफरत का इस्तेमाल करने की जिनको विशेष योग्यता है। हमें तो ऐसे लोग पैदा करना है जो सचमुच योग्य हैं, तभी ऐसी राजनीति निखर पाएगी जिसके द्वारा द्विज और शूद्र दो संज्ञाओं का होम हो जाएगा। यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जनेऊधारियों का नाम लेते हैं।
वे ब्राह्मण बनिया गठजोड़ को भारतीय राजनीति में, भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारतीयता के ऊपर आरोपित सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। इस बात की नहीं कि ब्राह्मण बनिया क्यों देश चला रहे हैं, इस बात की कि केवल ब्राह्मण बनिया ही पूरा देश क्यों चला रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में क्यों है। और इसीलिए आर.एल. चंद्रापुरी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ आते हैं और वो सफर समाजवाद का आगे मजबूत होता है। अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने उन तमाम खतों का जिक्र करते हैं जो भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के और तमाम नेताओं ने डॉक्टर लोहिया को लिखा। इसी किताब में एक और बहुत जरूरी खत है जिसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, फिर मैं ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार और डॉक्टर लोहिया के संवाद का जिक्र करूंगा। बात 26 अगस्त 1957 की है, जब चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु लखनऊ में रहकर हिंदू समाज सुधार कार्यालय चलाते थे और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को एक बहुत जरूरी खत लिखते हैं। वे लिखते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आपकी सेवा में अलग पैकेट में 2 पुस्तकें, पिछड़ा वर्ग कमीशन की हिंदी रिपोर्ट और दूसरी डॉक्टर अंबेडकर का नागपुर वाला ऐतिहासिक भाषण या बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो भेज रहा हूं। आशा है आप एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ने का कष्ट अवश्य करेंगे। पिछड़े वर्ग के अनेक लोगों पर आपका प्रभाव है, आपके प्रति श्रद्धा है। आपका एक लेख ब्राह्मणवाद के विरुद्ध प्रकाशित हुआ था, उसका भी पिछड़े व दबे समाज पर काफी प्रभाव पड़ा। मैं तो आपके उस लेख को अपनी ट्रैक्ट माला में जरा नमक मिर्च लगाकर प्रकाशित करना चाहता था, किंतु इस विषय में आपकी अनुमति की आवश्यकता है जो ले न सका। दबे पिछड़े समाज में जो विचारधारा चल रही है, भले ही उससे आप पूर्ण रूपेण सहमत न हो, परंतु यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ब्राह्मणी संस्कृति और ब्राह्मणवाद सामंतवाद और पूंजीवाद का समर्थक है, पोषक है और जनक भी है। जब तक यह मौजूद है, भारत में समाजवाद पनप नहीं सकता। यहाँ 2 पूंजीवाद हैं, पाश्चात्य पूंजीवाद, भारतीय ब्राह्मणी पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद दोनों की जड़ें सींचता है, अतः जब तक यहाँ ब्राह्मणवाद का मूलोच्छेदन नहीं होता, समाजवाद की कल्पना केवल स्वप्न की चीज रहेगी। अब एक बात गौर से समझिएगा, डॉक्टर लोहिया को चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु इतना अहम और साफ गोई से खत लिखते हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस खत का जवाब क्या देते हैं, वह भी उनकी पुस्तक हिंदू बनाम हिंदू के पृष्ठ संख्या 40 पर मौजूद है। देखिए डॉक्टर लोहिया ने चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को क्या जवाब दिया। प्रिय जिज्ञासु जी, आप जिस लेख को छापना चाहते हो छाप सकते हो। अगर आप नमक मिर्च लगाना चाहते हो तो अलग से लगा सकते हो, उसे लेख में मत लगाइए। आपने लिखा है कि जहां एक ओर पाश्चात्य पूंजीवाद है, वहीं दूसरी ओर भारतीय ब्राह्मणी पूंजीवाद है। अगर आप इसको ब्राह्मणी पूंजीवाद कहते हो तो उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं है। मैं भी कई दफे कह चुका हूं कि ब्राह्मण बनिया राजनीति से देश को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन बिना सोशलिस्ट संगठन को बढ़ाए कुछ न होगा। और ओबीसी की बात हो तो उसमें पेरियार, रामास्वामी नायकर और डॉक्टर लोहिया के मुलाकात का जिक्र न हो, ये ज्यादती होगी। बात 23 जनवरी 1958 की है, जब मद्रास में द्रविड़ कड़गम के वृद्ध नेता श्री रामास्वामी नायकर से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर लोहिया अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू की पृष्ठ संख्या 48 से लेकर के 51 तक श्री नायकर से हुई अपनी मुलाकात का ब्यौरा देते हैं। डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि चूंकि उनके और उनके अनुयायियों ने कुछ ऐसे काम किए थे जिसके एवज में उन्हें सजा हुई थी और वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर लोहिया की ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार से अस्पताल में मुलाकात हुई। श्री जी मुरहरी नामक द्विभाषीय के जरिए एक हिंदी बोलने वाला विचारक एक तमिल नायक से बात कर रहा था, जिसे लोहिया चौखंबा में प्रकाशित करते हैं। दोनों में बातचीत का ये पत्र आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें कहीं डॉक्टर लोहिया पेरियार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वे बहुत कर्मशील व्यक्ति हैं और अन्याय का प्रतिकार करने की उनमें उत्कट इच्छा है। डॉक्टर लोहिया यहाँ नेहरू की शिकायत सुनते हुए
पेरियार की इस बात से सहमति जताते हैं कि अपने से असहमत आवाजों को जेल में नहीं डालना चाहिए। पता नहीं आज लोहिया होते, आज पेरियार होते तो क्या होता। डॉक्टर लोहिया पेरियार से गुजारिश करते हैं कि वे द्रविड़स्थान की मांग, हिंदी विरोध और गांधी की तस्वीरें जलाना ऐसे कुछ कामों को छोड़ दें तो वे एक बड़े फलक पर भारत की राजनीति के निर्णायक भूमिका में अपने को देख सकते हैं। डॉक्टर लोहिया के इस सवाल पर पेरियार कहते हैं कि ये चीजें तो गौड़ हैं, प्रमुख लड़ाई तो जाति प्रथा से है। डॉक्टर लोहिया जवाब देते हुए कहते हैं कि इन गौड़ चीजों को भी आपको त्यागने पर विचार करना चाहिए। वे कर्मशील व्यक्ति हैं और अन्याय का प्रतिकार करने का उत्कट साहस रखते हैं। इन वाक्यों से पेरियार को याद करते हैं डॉक्टर लोहिया। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि ये लोग जो ओबीसी समुदायों के हित की हिस्सेदारी की, तर्क विवेक और वैज्ञानिकता की बात करके जैसा भारत बनाना चाहते हैं, हम काश वैसा भारत बना पाए। डॉक्टर लोहिया ओबीसी के उन तमाम नेताओं के साथ मिलकर के एक समाजवादी और संविधानवादी स्वप्न देख रहे थे। डॉक्टर लोहिया की जयंती पर हम आज की पीढ़ी के नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि खासकर पिछड़े समुदाय के लोग, जिन्हें आज धर्म के नाम पर, जिन्हें आज मजहब के नाम पर लड़ाने और उनकी हकमारी और उनके अधिकारों को छीनने से उनका ध्यान भटकाया जा चुका है, इस साजिश को समझने के लिए अपने पुरखों को जरूर पढ़ेंगे। सामाजिक न्याय की पाठशाला आपके साथ उन तमाम किस्सों और कहानियों को साझा करती है जिसके जरिए आप उन तमाम इतिहास के पन्नों पर जाकर नजर दौड़ाएं जिनसे आज और आने वाला कल प्रभावित होगा। विचारकों को विचार के जरिए, उनके कलम और किताब के जरिए जानना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। हम अपने समाजवाद के नायक डॉक्टर लोहिया को कलम की श्रद्धांजलि पेश करते हैं। आप देख रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ सामाजिक न्याय की पाठशाला का यह खास एपिसोड। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।